हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का तीसरा चैप्टर। ठीक है, और तीसरा चैप्टर का नाम क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हिंदी से बोलते हैं इसको गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलेंगे का हटा देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोलो, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलो आज हम लोग पूरी तरह से सीखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो है न्यूटन ने ही ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन किया और दुनिया के सामने न्यूटन ने ही लेके आया था। इसलिए हम लोग आज जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको जानते हैं और समझेंगे अब क्या है। ठीक है, चलो तो मैं सबसे पहले आज जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा क्या होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आप लोग हेडिंग कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, न्यूटन ने क्या बताया कि यदि दो द्रव्यमान एक दूसरे से r दूरी पर रखा हो तो दो द्रव्यमानों के बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? दो द्रव्यमानों के बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि आकर्षण बल होता है। न्यूटन ने बताया कि यदि दो द्रव्यमान, मान लो कि इस बॉडी का मास m1 है और दूसरा बॉडी यहां पे है, इस बॉडी का मास अगर m2 है, ठीक है, और ये दोनों द्रव्यमान एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखा हो तो ये दो द्रव्यमान जो है हमेशा एक दूसरे के बीच आकर्षण का बल लगाता है, दैट मींस अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, और क्या बताया कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, ठीक है, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दोनों द्रव्यमानों के मान के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि दोनों द्रव्यमान का मान क्या है? m1 m2 है, इसका गुणनफल यानी कि m1 इंटू m2। ठीक है, बोला क्या कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दोनों द्रव्यमानों के मान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही न्यूटन ने बताया। ठीक है, आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, चलो मैं फिर से बताऊंगा, देखो ध्यान समझो। न्यूटन ने बताया क्या कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दोनों द्रव्यमानों के मान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि यदि ये दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी का मास मान लो कि m1 और m2 है, तो ये दोनों बॉडी जो है एक दूसरे के बीच क्या लगाएगा? बोलो, दोनों बॉडी एक दूसरे को बीच क्या लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? बोलो, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। और ये अट्रैक्शन फोर्स F जो है दोनों द्रव्यमानों के मान मतलब m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। बात समझ में आया? और दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, तो दोनों द्रव्यमानों के बीच का दूरी कितना है? स्मॉल r है, तो इसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होगा r² का व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। जब 1/r² लिखेंगे तो होता है क्या? इसको क्या बोलेंगे? वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। ठीक है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यही न्यूटन ने बताया। ठीक है, अब ये क्या है? देखो ध्यान समझो, क्या समझना है कि 1/r² को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल ऑफ न्यूटन। इसी को बोलते हैं कि इनवर्स स्क्वायर रूल ऑफ न्यूटन। न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल, इसी को बोलते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे तो इसलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, प्रोपोर्शनल को साइन हटाएंगे तो क्या होगा? बोलो, एक कैपिटल G, एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट के रूप में क्या लगता है? बोलो, कैपिटल G। ठीक है,
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल जी क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं, वेयर कैपिटल जी इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये जो कैपिटल जी है वो क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब ये पूरे यूनिवर्स के लिए सही होता है। और इसका जो वैल्यू है जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो जी का वैल्यू है दैट मींस कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये पूरे यूनिवर्स के लिए सही होता है। मतलब पूरे यूनिवर्स मतलब समझ में आ रहा है, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी सारा बॉडी है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, और उस अट्रैक्शन फोर्स में जो कैपिटल जी का वैल्यू होता है वो हर एक केस में सही होता है। यानी कि पूरे यूनिवर्स के लिए ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट लागू होता है। ठीक है, चलो तो ये क्या है, कैपिटल जी इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, पूरे ब्रह्मांड के लिए सही होता है। ठीक है, और जो दो द्रव्यमानों के बीच दैट मींस दो मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो आप इक्वल होगा कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान समझो, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है m1 और m2 के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि m1 और m2 का मास कितना है। जितना ज्यादा मास होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा। और किस बात पर डिपेंड कर रहा है, बोलो, उनके बीच की दूरी पर भी डिपेंड कर रहा है। दूरी पर डिपेंड कर रहा मतलब दूरी अगर जितना ज्यादा होगा आर को बढ़ाएंगे तो आप क्या होगा, घटेगा। यानी कि इन दोनों मासेस को अगर बहुत दूर रख दिया जाए, मतलब डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बॉडी के मास पर और उसके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्टेंस को अगर बढ़ा दिया जाए तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, दोनों बॉडी के मास के मैग्नीट्यूड को अगर बढ़ा दिया जाए, मास के मैग्नीट्यूड को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। क्लियर। अब देखो ध्यान से समझो, मैंने जैसे मेरे यहां पे जो मैंने लिखा है कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, उसके बाद जो मैंने ये जो यूनिट लिख दिया उस यूनिट को मैं निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, मैंने बताया कि दो द्रव्यमानों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होता है F इक्वल टू कैपिटल जी, बोलो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए बोलो कैपिटल जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल जी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, इसका यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ कैपिटल जी का, तो यूनिट ऑफ कैपिटल जी क्या हो जाएगा, देखो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सबको समझ में आ रहा है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आर क्या है बोलो, दोनों का बीच का डिस्टेंस हो, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर का होगा स्क्वायर होगा ना, क्योंकि आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये मास है तो मास का हो गया केजी, ये भी मास है m2 भी मास है, इसका भी हो जाएगा केजी, दैट मींस क्या हो गया बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ पे केजी स्क्वायर होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि केजी को ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बात समझ में आया। तो इसका यूनिट जो हमको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं बोलो, सिर्फ ऐसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये जो है क्या, ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स में ये जो कैपिटल जी है दैट मींस यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको माइंड में याद रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान समझो, ये जो बॉडी है और ये बॉडी है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, और वो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बॉडी के सेंटर से होगा। ठीक है, यानी कि ये बॉडी इस बॉडी पर जो फोर्स लगाएगा ये बॉडी के सेंटर से फोर्स लगाता है, तो दैट मींस दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक सेंट्रल फोर्स है। क्या है बोलो, एक सेंट्रल फोर्स होता है। क्लियर, ये एक केंद्रीय बल है। बात समझ में आ गया। दूसरा क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, याद रखना ये एक संरक्षी बल है,
नेचर का एक जो है संरक्षी बल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सेंट्रल फोर्स के बारे में और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। सेंट्रल फोर्स कैसे होता है ये तो पता में यहीं से चल जा रहा है कि ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स जो है लगेगा वो बॉडी के सेंटर से लगता है, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहेंगे। ठीक है, सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोलेंगे इसको कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, ठीक है, वो बॉडीज के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब पाथ ऑफ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मैं लिख देता हूं यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और जब पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, बॉडी के पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, तो वह फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अभी इतना ही माइंड में रख लो कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे, जो पाथ ऑफ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, चलो तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो नॉन कंजर्वेटिव कोई भी फोर्स, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो क्या होगा, बॉडी के पाथ पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए बात करेंगे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन जो है वो क्या है बोलो, वो संरक्षी फोर्स नहीं है, असंरक्षी फोर्स होता है। ठीक है, दैट मींस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बताता है कि यदि दो बॉडी है और दोनों बॉडीज का कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये मासेस जो है हमेशा एक दूसरे के बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स। माइंड में रखना, क्या रखना यार, कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ही होगा। क्लियर, इतना तो हम लोग समझ गए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, देखो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या, सबसे पहले हम लोग बात किए थे मोशन के बारे में, कि किसी भी बॉडी का अगर मोशन है तो उसमें कैसे उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कैसे उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ये पढ़े थे। उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में बात किए थे कॉज ऑफ मोशन के बारे में, कि किसी भी बॉडी में मोशन तभी होता है जब उस पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होता है, तब उस बॉडी पे क्या होता है बोलो, उस बॉडी पे मोशन होता है। क्लियर, यानी कि ये चीज हम लोग पढ़नी है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैंने अभी जस्ट बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है तो उन दोनों मासेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा और कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है। ठीक है, चलो हम लोग न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक 2 kg का बॉडी है और बगल में मान लो एक 3 kg का बॉडी है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर मान लो कि 2 मीटर है, तो इन दोनों बॉडी के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा क्या, चलो होगा, हम लोग देखते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दैट मींस F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। क्लियर, इंटू m1 का वैल्यू कितना है 2 kg, m2 का वैल्यू कितना है 3 kg, और r स्क्वायर क्या है 2 मीटर, दैट मींस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि F इक्वल होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और इंटू 6/4, दैट मींस 3/2, यानी कि 3/2 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और जो भी होगा क्या होगा, न्यूटन में आएगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, इतना होगा। क्लियर, यानी कि इस बॉडी पर अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब हम लोग बात करेंगे, क्लियर, न्यूमेरिकल ऐसे ही आता रहेगा, अब बनाते रहना। ठीक है, इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल ऐसे ही हो। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सबका वैल्यू दिया होगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, बिटवीन 2 बॉडीज, तो 2 बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर, चलो अब हम लोग बात करेंगे कि अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है क्या, ऑफ कोर्स, कि अर्थ भी क्या कर सकता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्शन फोर्स लगा सकता है। यानी कि आज हम लोग पूरा अर्थ के बारे में बात करेंगे। मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, और अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, सबको पता है अर्थ का मास कितना होता है। तो अर्थ के मास को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, और अर्थ का मास होता है कुछ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होता है ना, यानी कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। कितना होता है बोलो, 6400 किलोमीटर। दैट मीन्स
64 इंटू 10⁵ मीटर, यानी कि अर्थ का रेडियस कुछ इतना होता है। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए। अर्थ का सेंटर मान लो O है और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, अर्थ का रेडियस क्या है, कैपिटल R है। देखो, यानी कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होगा तो अर्थ के पास क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इसके चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। दैट मीन्स क्या बोलेंगे कि अर्थ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो अर्थ क्या करेगा, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। इसी कारण जो हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो किसी भी बॉल को, हम लोग कहाँ है, पृथ्वी के सतह पर है, दैट मीन्स वी आर इन द सरफेस ऑफ अर्थ, हम लोग कहाँ है, अर्थ के सरफेस में है। तो अगर अर्थ के सरफेस से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाता है। इतना तो हम लोग जानते हैं, जनरल लाइफ में बहुत बार ऑब्जर्व किए होंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्क को अगर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वापस पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाता है। क्या, क्यों गिरता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब मान लो कि यहां से बॉल को थ्रो किया गया ऊपर की ओर, ठीक है, तो अर्थ क्या किया, इस बॉल को, अर्थ क्या करेगा, इस बॉल को, इस बॉल के बीच में क्या लगाएगा, इस बॉल पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा बोलो, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण बॉल कहां पे आ गया, पृथ्वी के सरफेस पर आकर गिरेगा। यानी कि फोर्स का एक और फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इक्वल टू ma। ए का मतलब क्या होता है बोलो, एक्सेलरेशन। ए का मतलब क्या होगा बोलो, एक्सेलरेशन। यानी कि अर्थ के पास भी एक एक्सेलरेशन होगा, जिस एक्सेलरेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, स्मॉल g से क्या करता है, रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ये जो अर्थ है हमारा, ये अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यानी कि ये जो फॉर्मूला होगा F इक्वल टू mg, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, पता होगा। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कहां होता है बोलो, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर यहाँ पे ये बॉल आ गया, ड्यू टू स्मॉल g के कारण क्या हुआ, ये बॉडी कहां पे आ गया, सरफेस पर आया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, अर्थ के सेंटर की एक फोर्स लगता रहेगा। और कौन सा फोर्स है बोलो, mg फोर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी बोलते हैं mg। और इस mg का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो mg फोर्स होता है हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर होता है। इतना तो पता चल गया। यानी कि स्मॉल g जो है क्या है बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स के कारण क्या होता है, पृथ्वी के सरफेस पर आकर गिर जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम लोग पढ़े होंगे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं ना। क्या पढ़े हैं बोलो, इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये किसके लिए पढ़े थे बोलो, ये स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़े थे, जिसका एक्सेलरेशन हम लोग ए जानते थे। स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन ए होता था, स्मॉल ए। ठीक है, चलो अब मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पृथ्वी के सरफेस पर आ जाता था, आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी की कहां पर बोलो, सरफेस पर आ जाता है। तो ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो है इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है। क्या होगा, जहां जहां स्मॉल ए दिख रहा है वहां पे क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल जी पुट कर देंगे। क्या पुट करना है बोलो, स्मॉल जी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बोलो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस जी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये एक फॉर्मूला बन गया। क्लियर, गुड। दूसरा वाला बोलो, s इक्वल टू क्या होता है बोलो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ के कारण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए
सॉरी हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया, ये इक्वेशन 2 हो गया। गुड। तीसरा क्या होगा बोलो, तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। बात समझ में आया, ये हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब इक्वेशन को हम लोग यूज कहां पे करें, तो मैं सिंपल सा चीज बताता हूं। ये यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। किस टाइप के न्यूमेरिकल में, देखो जहां पर हम लोग को मिलेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के सरफेस से ऊपर की ओर, दैट मीन्स वर्टिकली अगर फेंका जाता है तो पूछ देगा वहां का फाइनल वेलोसिटी निकालें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालें बॉडी द्वारा, ठीक है, या फिर कुछ भी अगर पूछेगा तो हम लोग ये सारा इक्वेशन को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। और देखो एक चीज मैं और बताऊंगा कि पृथ्वी के सरफेस पर जो ग्रेविटी होता है यानी कि स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है बोलो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कोई भी चीज याद नहीं करना, मैं सब चीज बताऊंगा, अभी सिर्फ माइंड में रख लो कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना हो 9.8, और इसको हम लोग बोल सकते हैं नियरली इक्वल टू बोलते हैं कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन के लिए हम लोग 10 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो याद रखना स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है, ठीक है, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि एक चीज तो आज समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पृथ्वी के सरफेस से फेंका जाए तो पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स के कारण वह अर्थ के सरफेस पर आकर गिर जाता है। क्लियर, कहां पे गिर जाता है बोलो, अर्थ के सरफेस पर आकर गिर जाता है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन यहां पे लेता हूं, ठीक है। चलो बोला क्या कि ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, यहां पे है। चलो, और ये क्या करता है, किसी भी बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करता है, दैट मीन्स ऊपर की ओर फेंकता है, ऊपर की ओर फेंकता है। तो बोला क्या, मान लो कि बॉल को h हाइट तक फेंका, कितना हाइट तक बोलो, h हाइट तक फेंक दिया। बात समझ में आ गया, कितना हाइट तक फेंका, h हाइट तक फेंक दिया। तब ये बॉल जो है फिर वापस पृथ्वी के सरफेस पर आकर गिर गया। कहां पे गिर गया, आखिर वापस पृथ्वी के सरफेस पर आकर गिर गया। पूछा क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करता है। और क्या पूछा, सेकेंड नंबर में पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। चलो मैं फिर से बताऊंगा कि कोई बंदा जो है पृथ्वी के सरफेस पर है, वो किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका, फिर बॉल ऊपर की ओर गया और फिर बॉल पृथ्वी के सरफेस पर आकर गिर गया, ठीक है। बात समझ में आ गया, कितना हाइट तक फेंका, h हाइट तक फेंका, फिर वापस आके गिर गया। पूछा क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो बॉडी का जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वही पूछा है। क्लियर, चलो देखो ध्यान से समझो बात को। पहले क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पृथ्वी के सरफेस पर फेंकेगा, पृथ्वी के सरफेस से फेंकेगा तो कुछ वेलोसिटी के साथ फेंकेगा, दैट मीन्स मैं इसी को तो कुछ फोर्स लगाया तो फोर्स के कारण कुछ वेलोसिटी से ये गया और फिर ये वापस आके गिर गया। ये कैसे हो सकता है, थोड़ा सा हम लोग सोच सकते हैं कि इस पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिया होगा, जिस वेलोसिटी के कारण ये गया। जब तक इसके पास वेलोसिटी था तब तक ये ऊपर की ओर गया। जब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, दैट मीन्स वेलोसिटी उस पर खत्म हो गया, तो क्या हो गया, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ के कारण वो पृथ्वी के सरफेस पर आकर गिर गया। बात समझ में आ गया, गुड। यानी कि ये जो मैक्सिमम हाइट जो पकड़ रहा है कितना है, कैपिटल H। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, मैंने बताया था, याद करो फर्स्ट लेक्चर ऑफ मोशन, उसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। डिस्टेंस किसको बोलते हैं, द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे। तो यहां से बॉडी कितना कवर किया, h हाइट, फिर नीचे आया तो कितना दूरी तय किया, h दूरी किया, ऊपर गया h दूरी तय किया, नीचे आया h दूरी तय किया, यानी कि बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा 2h, ठीक है। जाने में कितना दूरी तय किया h, वापस आने में कितना दूरी तय किया h, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो
सॉरी 0 नहीं 2h, क्या हो जाएगा बोलो 2h हो जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है 2h कवर कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जाने में कितना दूरी तय किया h, वापस आने में कितना दूरी तय किया h, इस बात पे डिपेंड नहीं करता। किस बात पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो उसका इनिशियल पॉइंट भी यहीं पे है, गया तो इनिशियल पॉइंट यहां से वापस आया, फिर इसका फाइनल पॉइंट यहीं पे, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, यानी कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। क्लियर, गुड। चलो ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल जी के बारे में। स्मॉल जी के बारे में मतलब स्मॉल जी का वैल्यू जो है अर्थ के सरफेस पर कितना होता है। ठीक है, स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पर कितना होता है। ठीक है, चलो अब मान लो ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, क्या है बाबू, ये पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, चलो इस हमारे इस अर्थ के सरफेस पर एक बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी का मास स्मॉल m है। ठीक है, और पृथ्वी का मास कैपिटल M है। ठीक है, तो इसके कारण बोलो बॉडी के सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा बोलो, mg फोर्स लगेगा। दैट मींस ये फोर्स लगाएगा ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा टुवर्ड द सेंटर और लगाएगा। क्लियर, गुड। और पृथ्वी क्या करेगा, पृथ्वी के सेंटर से इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 होगा ना। तो देखो कैपिटल M मतलब पृथ्वी का, स्मॉल m मतलब बॉडी का मास, और दोनों का बीच का दूरी r, यानी कि रेडियस इसका मान लो कि कैपिटल R है, यहां से यहां तक का रेडियस कैपिटल R है, तो हो जाएगा r²। यही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, ये होगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। यानी कि अर्थ के कारण इस ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बोलो, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आया कुछ। ये मास है, अर्थ का मास है, ये मास क्या है, बॉडी का मास है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है बोलो, कैपिटल R ही डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच की दूरी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर, यानी कि पृथ्वी के कारण इस छोटे से ऑब्जेक्ट पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखो मैंने बताया किस ऑब्जेक्ट पर हमेशा क्या होगा, अर्थ के सेंटर पर एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, mg बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। यानी कि इस पर एक और फोर्स लगेगा F इक्वल टू mg, और ये फोर्स दोनों क्या होगा, बराबर होगा वो आपस में। दैट मीन्स क्या बोलेंगे, mg, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, स्मॉल g क्या है, स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द, ग्रेविटी किसको बोलेंगे, अर्थ का ग्रेविटी में, तो अर्थ के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग अर्थ का ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही होता है, दैट मींस अट्रैक्शन फोर्स के कारण। ठीक है, गुड। अब देखो ध्यान से, स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, या वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दैट मींस mg इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। दैट मींस क्या होगा बोलो, स्मॉल m स्मॉल कैंसिल, यानी कि g का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r²। क्लियर, ये होता है अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला। क्लियर, अब हम लोग ये वैल्यू अगर पुट करेंगे, दैट मींस कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, और अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg, और उसका रेडियस कितना होता है बोलो 64 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर का होल स्क्वायर। और इस पूरे वैल्यू को अगर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आएगा कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मींस इज नियरली इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो ये होता है ग्रेविटी ऑन द सरफेस। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी इतना होता है। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स यही होगा। ठीक है,
स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्लियर? चलो मैं कुछ और बताता हूं, स्मॉल जी के ही बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखो ध्यान से समझना बात को कि हम लोग अभी जस्ट ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला पढ़े, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा है फॉर्मूला। क्लियर? देखो ध्यान समझो, ये जो अर्थ है अगर बॉडी को, दैट मीन्स इस बॉडी को अगर अर्थ के सेंटर पर ले आए, ठीक है, तो स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर पर होता है 0। कहां पर बोलो? अर्थ के सेंटर पर। मैं यहां पे लिख दूं अर्थ के सेंटर पर। ठीक है, अर्थ के सेंटर पर जो है 0 होता है। मैं हिंदी लिख दूं अर्थ के सेंटर पर क्या होता है बोलो? स्मॉल जी का वैल्यू 0 होता है। कैसे 0 होता है इसके बारे में हम लोग क्लास 11 में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ज्यादा आप लोगों का सिलेबस नहीं है, छोटा ही है, तो अभी सिर्फ जान लो कि अर्थ के सेंटर पर जो है अर्थ का ग्रेविटी 0 होता है। तो बोलो वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? बोलो वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के सेंटर पर बॉडी का वेट कितना हो जाएगा? बोलो बॉडी का वेट W इक्वल टू एम जी, W इक्वल टू एम जी, दैट मीन्स m इंटू 0, दैट मीन्स 0। यानी कि अर्थ के सेंटर पर बॉडी का वेट जो है 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग 1000 किलो के एक हाथी को भी अर्थ के सेंटर पर ले जाया जाएगा तो उसका वेट 0 हो जाएगा। उसका वेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का ग्रेविटी 0 होता है। ड्यू टू दिस उसका फोर्स क्या हो जाएगा? यानी कि अर्थ के सेंटर पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? गुड। अब देखो ध्यान से समझो, इस बॉडी को अगर धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाया जाता है तो भी अर्थ का ग्रेविटी धीरे धीरे घटता रहता है, यानी कि जी का मान घटता है। ठीक है, अगर अर्थ के सरफेस से बॉडी को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो भी क्या होगा? अर्थ का ग्रेविटी घटता है। यानी कि ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये बोलो एक फाइनाइट डिस्टेंस तक ही होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बोलो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाएगा। होगा ना? और अगर यदि मान लो ये अगर सपोज करो कि एक बॉल है और इस बॉल को अगर पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से, दैट मीन्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर बाहर फेंक दिया जाए तो बॉडी वापस पृथ्वी पर आके गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि ये जो बॉल है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर देगा? क्रॉस कर देगा, जिसके कारण उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा अर्थ के कारण, तो ये बॉल जो है वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोलो एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, सबको पता होगा एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ मतलब क्या होता है? वह न्यूनतम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, जिसके कारण अगर वह ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर दे और पृथ्वी के सरफेस पर वापस ना आए, तो इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? बोलो एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी मतलब वह वेलोसिटी जो क्या करता है? हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके मतलब क्रॉस कर जाता है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है, एस्केप, ठीक है, वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि इस वेलोसिटी से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो क्या होगा? बोलो वो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर देगा, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर देगा और वापस पृथ्वी के सरफेस पर नहीं आता है। बात समझ में आ गया? नहीं आता है। क्लियर? इतना तो समझ में आ रहा है। चलो अब मैं एक चीज और बताऊंगा स्मॉल जी के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग भी। ठीक है, चलो सबको पता होगा कि हमारा पृथ्वी क्या है? गोल है। दैट मीन्स ये हमारा पृथ्वी है टोटली स्फेरिकल नहीं, ये सही नहीं है। यानी कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ का सेंटर मान लो वो है, इसका रेडियस क्या है? बोलो अर्थ। ये जो है टोटली स्फेरिकल नहीं है। दैट मीन्स परफेक्ट, क्या बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्फेरिकल नहीं। तो कैसा होता है?
कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हमारा अर्थ का जो शेप है, बात समझ में आ रहा होगा, हमारा अर्थ का जो शेप है कुछ ऐसा है, क्लियर। ये हमारा इस वाले रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ इक्वेटर। क्या बोलेंगे, बोलो रेडियस ऑफ इक्वेटर। मैंने यहाँ पे स्मॉल ई लिखा हुआ है, ठीक है, रेडियस ऑफ इक्वेटर। इसको बोलेंगे आरपी, दैट मीन्स रेडियस ऑफ पोल। ये हमारा पोल है और ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। यानी कि आप समझ में आ रहा है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, पोल से ज्यादा होता है, क्लियर। इसका मतलब स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो हम लोग जानते हैं क्या, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। ये वैल्यू होता है, यानी कि स्मॉल जी का वैल्यू, अब बोलो रेडियस क्या है, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है तो रेडियस का इक्वेटर ज्यादा होगा तो जी का वैल्यू कम होगा। यानी कि जी का मान देख लो, ध्यान समझो, जी का मान, ठीक है, पोल पर ज्यादा होता है, पोल पर ज्यादा होता है, पोल पर ज्यादा होता है, और जी का मान इक्वेटर पर कम होता है, इक्वेटर पर कम होता है। समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस ज्यादा होगा, आर का वैल्यू ज्यादा होगा तो जी का वैल्यू कम, आर का वैल्यू कम होगा तो जी का वैल्यू ज्यादा। तो दैट मीन्स इक्वेटर पर, बोलो इक्वेटर पर जी का मान कम होगा, पोल पर जी का मान ज्यादा होता है। तो याद रखना कि पोल पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है ज्यादा होगा और इक्वेटर पर कम होगा। अब देखो मैं एक चीज थोड़ा सा और बताता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा ये जो डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर ज्यादा होता है पोल की तुलना में, क्लियर। मतलब पोल का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से 21 किलोमीटर ज्यादा होता है हमारा पृथ्वी, क्लियर। कितना है बोलो, 21 किलोमीटर ज्यादा होता है, ठीक है। जो जो नहीं जानते इस बात को नोट कर सकते हैं। कितना किलोमीटर, 21 किलोमीटर ज्यादा होता है। इससे तो पता चल ही जा रहा है कि इक्वेटर जो है ज्यादा होगा, पोल का रेडियस कम होगा। ड्यू टू दिस स्मॉल जी का वैल्यू पोल पर ज्यादा होगा और जी का मान इक्वेटर पर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे तो हम लोग पढ़ लिया कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्मॉल जी का जो वैल्यू है मून पर कितना होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के सरफेस पर रखा गया है तो अगर उसी ऑब्जेक्ट को कहां पे बोलो, चंद्रमा के सरफेस पर रख दिया जाए तो चंद्रमा के कारण किसी ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटी फोर्स होगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।